जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेस प्रशासन। दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी एनटीपीसी में जितने भी आपके पास जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के जीके के प्रश्न को एनालिसिस करने वाले हैं। अभी तक जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को दोस्तों में पहले शेयर कर देंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 32 बिट बराबर कितना, 32 बिट का कितने के बराबर होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 32 यानी 8 बिट में जो होता है 1 बाइट्स होता है। ठीक है, 8 बिट में 1 बाइट्स होता है। उसी प्रकार 32 बिट में आपका 4 बाइट्स होगा। ठीक है, कितना, 4 बाइट्स। ठीक है, और उसी प्रकार एक निबल में 4 बिट्स होता है। अगला प्रश्न था कि यहाँ पे गंगा, ठीक है, गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। ठीक, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। उसी प्रकार आपसे पूछा गया था कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों, गंगा गोदावरी से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो गोदावरी जो है आपका महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के त्रयंबकम गांव, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के त्रयंबकम गांव से गोदावरी निकलती है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। यह जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, पर्यावरण संरक्षण का पहला सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण का पहला सम्मेलन 3 जून 1992 को हुआ था। इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं तथा यह कहाँ, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, यह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब? 3 जून 1992 को पहला पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रेड को फुलाने में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ब्रेड को फुलाने या मुलायम करने के लिए उसमें ईस्ट का प्रयोग किया था। किसका? ईस्ट का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ईस्ट में जो है कौन सा, विटामिन बी पाया जाता है। और ईस्ट जो है कि ईस्ट का भी नाम पूछे तो कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, अगला प्रश्न था कि दाद, दाद जो है एक डिजीज है जो कि फंगल डिजीज है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो दाद किससे होता है? तो दाद जो है आपका फंगस यानी कि कवक से होता है। दाद, खाज, ठीक है, गंजापन, ये सभी जो है आपके फंगल डिजीज है, इसको याद रखेंगे। इनकी सभी, ये सभी बीमारियां कवक से होती हैं। और बाकी कुछ बीमारियां जो है यानी विषाणु, जीवाणु और उसके बाद परजीवी, इन सभी से होती है, जिसका जो है आपको कुछ ही दिनों में वीडियो बना दिया जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा ट्रिक के साथ। ठीक, अगला प्रश्न है कि 5 स्टार विलेज स्कीम, ध्यान रखेंगे, 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 5 स्टार विलेज स्कीम जो है भारतीय डाक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अन्यथा प्रश्न इस तरह से भी शायद था कि भारतीय डाक के द्वारा निम्न में से कौन सा स्कीम प्रारंभ किया गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय डाक के द्वारा जो है 5 स्टार विलेज स्कीम को प्रारंभ किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो था कि आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक जो है किन्हें नियुक्त किया गया है, तो राधा श्याम रायथू। ठीक है, राधा श्याम रायथू को आरबीआई का नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अभी फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना सन 1935 यानी 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में, ध्यान रखेंगे। और इसके प्रथम गवर्नर जो थे ओसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है कि गदाधर चट्टोपाध्याय किसका मूल नाम था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, गदाधर चट्टोपाध्याय जो है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। किसका मूल नाम था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। और यह स्वामी विवेकानंद के गुरु भी रह चुके हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की प्रारंभ की स्थापना की गई है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि डियर मनी किसे कहा जाता है। दोस्तों डियर मनी किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, हार्ड करेंसी। ठीक है, हार्ड करेंसी को ही डियर मनी कहा जाता है, जिसे पाना मुश्किल हो। ठीक है, काफी आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, जिसे पाना मुश्किल हो, जिस मनी को हम लोग आसानी से नहीं पा सकते हैं, कि जिस पर उच्च ब्याज दर हो। ठीक है, जिस पर ब्याज दर जो है उच्च हो, या जिस पर जैसे मान लेते हैं आरबीआई जिस मुद्रा पर जो है
अधिक ब्याज ले उस मुद्रा पर, यानी कि जिस मुद्रा को हम लोग आसानी से नहीं पा सकते हैं उसे जो है क्या हार्ड करेंसी या डियर मनी भी कहा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं कि BRO किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले BRO है क्या। BRO जो है यह एक संगठन है जिसके द्वारा बॉर्डर स्तर पर सड़कों का निर्माण किया था, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म ही होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा बॉर्डर पर जो है सड़कों का, जैसे जितने भी आपके सीमा पर जो है सड़क का निर्माण BRO के द्वारा ही किया जाता है। और इसका स्थापना सन 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। और यह जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। कौन सा? BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पेपर का रंग ब्राउन किस कारण हो जाता है। देखते होंगे दोस्तों कि आपके पास यानी कॉपी बुक चाहे जिसका भी पेपर हो यानी पेज हो, कुछ समय बाद हल्का पीला पड़ने लगता है। ठीक है, तो हल्का पीला यानी भूरा किस कारण हो जाता है? तो ये लिग्निन के कारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिग्निन के कारण पेपर का रंग भूरा हो जाता है, या सेलुलोज। आपके पास ऑप्शन में सेलुलोज या लिग्निन जो भी हो उसका सही आंसर क्या होगा? अन्यथा सेलुलोज के कारण भी ये पीला पड़ जाता है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि पहला राज्य एंटी मॉब लिंचिंग, ठीक है, एंटी मॉब लिंचिंग को लागू करने वाला राज्य पूछा गया, तो फिलहाल में यह राजस्थान के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, और पहला पूछे तो मणिपुर। ठीक है, और अभी जो हाल फिलहाल में लागू किया गया है राजस्थान राज्य में एंटी मॉब लिंचिंग। एंटी मॉब लिंचिंग क्या होता है दोस्तों कि कुछ भीड़ को द्वारा, ठीक है, कुछ भीड़ को द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को जो है उस पर आक्रमण करना या उसे पीटना मारना जो है उसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और मॉब लिंचिंग लागू करने वाला प्रथम राज्य मणिपुर और द्वितीय अभी हाल फिलहाल में कौन सा? राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश के वाइस प्रेसिडेंट को यानी कि भारत आने से इनकार कर दिया गया, यानी भारत में प्रवेश से उन्हें मना कर दिया गया। तो वो उपराष्ट्रपति कौन थे? तो मालदीव के उपराष्ट्रपति थे, जिन पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अब्दुल गफूर। ठीक है, याद रखेंगे, अब्दुल गफूर उनका नाम था। और उन्हें भारत में एंट्री करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उनपे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, एकदम सबसे साक्षर देश, एशिया का सबसे साक्षर देश मालदीव, और इसकी राजधानी माले। और यहाँ पे एक स्पेशल भाषा बोली जाती है जिसका नाम है दिवेही। ठीक है, याद रखेंगे, इसकी भाषा कौन सा है? दिवेही। ठीक है, और एशिया का सबसे साक्षर मालदीव है। ठीक, अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आवर्त सारणी में जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो उसके परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, यानी परमाणु भार में भी वृद्धि होती है, लेकिन उसके संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर उसके संयोजकता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम पर जंग से बचने के लिए उस पर जो परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यदि प्रश्न आपको पूरा नहीं दिखाई देता है या पूरी तरह से साफ से नहीं दिखाई दे तो मैं उसे बोलकर बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या ये प्रश्न सही में आए थे। ठीक है, अन्यथा आपकी तैयारी भी इस तरह से यदि सुनकर भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न भी आपको लिखा गया है लेकिन पूर्णतः नहीं लिखा गया, जिसे हम बोलकर बता दे रहा हूँ। ठीक, तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो है जंग से लगने के लिए एक परत चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। और लोहा के ऊपर जो परत चढ़ाया जाता है जंग से बचने के लिए उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, यानी जस्तीकरण, कि लोहा पर जो है जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि राइथु बंधु स्कीम किस सरकार के द्वारा लागू किया गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइथु बंधु स्कीम जो है ये किसानों के लिए लाया गया था और यह तेलंगाना सरकार के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, राइथु बंधु स्कीम तेलंगाना के द्वारा लागू किया गया है और यह स्कीम किसानों के लिए, किसानों से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, किसानों को जो है प्रत्येक एक एकड़ पर 4,000 रुपए उनको जो है प्रति वर्ष दी जाती है, जिसे बढ़ाकर अब 5,000 रुपए कर दिया गया। ठीक है, किस स्कीम के द्वारा? राइथु बंधु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि रबिया उद्दौरानी, ठीक है,
रबिया उद्दौरानी जो है किसका उपनाम है, ठीक है। तो रबिया उद्दौरानी जो है औरंगजेब की पत्नी का, ठीक है। रबिया उद्दौरानी किसका, तो औरंगजेब की पत्नी थी, ठीक है। और इसका उपनाम था दिलरास बानो बेगम, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसी के याद में जो है औरंगजेब ने एक मकबरा का निर्माण कराया है, जिसे मकबरा बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और यह मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में। ध्यान रखेंगे यह मकबरा औरंगाबाद में है, ठीक है। इसे ही बीबी के मकबरा को ही ताजमहल का फूहर नकल कहा जाता है, यानी कि सेम टू सेम ताजमहल की तरह इसे बनवाया गया है। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, और अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी के मकबरे पर इसका निर्माण कराया गया है, जो कि कहाँ है, औरंगाबाद में है। और सबसे अधिक समय तक, इसको ध्यान रखेंगे, इस सबसे अधिक समय तक मुगल बादशाह यही रहा था, ठीक है। सबसे ज्यादा दिन तक, मैंने प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो ध्यान रखेंगे किसका, औरंगजेब का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न था कि आपको कुछ दिए गए थे महत्वपूर्ण लोक नृत्य और उसमें से छांटना था। जैसे लावनी दिया गया था केरल में, ठीक है, गौड़ छत्तीसगढ़, गरबा एमपी और डांडिया यूपी में, ठीक है। तो इनमें से आपके पास एक ही सही है, गौड़ जो कि छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। और लावनी आपका ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का। गरबा जो है गुजरात, गरबा गुजरात, और डांडिया ये भी गुजरात का है। और घूमर हो जाएगा राजस्थान का, ठीक। चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया था मच्छर, ठीक है। मच्छर का पूरा जीवन चक्र जो है 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है, और उसके जो है क्रम दिए गए हैं। तो पहला स्टेज मच्छर का जो होता है एग, यानी सबसे पहले एग, और एग के बाद बनता है जिसे क्या कहते हैं, लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद एडल्ट अवस्था, ठीक है। तो याद रखेंगे मच्छर की 4 अवस्था, एग, लार्वा, प्यूपा और उसके बाद एडल्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि शादी के समय पटलोई एक वस्त्र है, पटलोई पहनावा है जो कि शादी के समय इस वस्त्र को धारण किया जाता है, पहना जाता है। और वहां का एक परंपरा भी है, तो यह किस राज्य की परंपरा है, तो यह जो है पटलोई वस्त्र परंपरा जो है मणिपुर की है, ठीक है। मणिपुर में जो है यह शादी के समय पटलोई वस्त्र परंपरा कहाँ की है, मणिपुर की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा निम्न में से किसके कारण नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए थे कि NH3, SO2, NO2 और NO, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा NH3, ठीक है। अम्लीय वर्षा में योगदान सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और इसका भी कुछ कुछ योगदान रहता है, यानी कि ये तीनों आपका नहीं होगा। आपका सही आंसर होगा NH3, जिसे अमोनिया बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया था, दोस्तों ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 35A जो है भारत के संविधान में 1954 में जोड़ा गया था। कब, 1954 में, ठीक है। अनुच्छेद 35A, ठीक है, और अनुच्छेद 370, इन दोनों अनुच्छेद का संबंध जम्मू कश्मीर के संविधान से था। इस दो अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को स्पेशल जो है अधिकार दिए गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 5 अक्टूबर 2019 को इसे समाप्त कर दिएगा, ठीक है। 5 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिएगा ये सभी अनुच्छेद, और क्या है 35A और अनुच्छेद 370 इन्हें समाप्त कर दिएगा, और जम्मू कश्मीर को एक राज्य से हटाकर संघ शासित प्रदेश में बदल दिया गया। और इस प्रकार अब संघ शासित प्रदेश की संख्या 8 हो चुकी है और राज्यों की संख्या 28, ठीक है। 29 राज्य थे, लेकिन अब एक राज्य कम हो गया है और 2 संघ शासित प्रदेश बनाए गए हैं, लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि कॉफी के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, दोस्तों ध्यान रखेंगे कॉफी के उत्पादन में अग्रणी देश ब्राजील। कौन है, कॉफी सबसे अधिक ब्राजील में कॉफी का उत्पादन होता है। और भारत में वही देखें तो कर्नाटक में, कहाँ होता है, कर्नाटक में, और दूसरे स्थान पर केरल में। भारत में चाय जो है सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है, और चाय सबसे अधिक उत्पादन विश्व में चीन में, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन चाय का चीन में, और केन्या जो है सबसे अधिक निर्यात करता है। लेकिन भारत चाय का सबसे अधिक उत्पादक एवं उपभोक्ता सबसे बड़ा भारत देश है, ठीक। और कर्नाटक कॉफी में जो है उत्तेजक पदार्थ कैफीन पाया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कैफीन, और उसी प्रकार चाय में क्या हुआ, चाय में थी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, दोस्तों ध्यान रखेंगे
धर्म सभा के संस्थापक आपके थे राधाकांत देव। ये जो है एक क्या है, धार्मिक आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न आपसे प्रतिदिन पूछे जा रहे हैं। जैसे कल जो है ब्रह्म समाज से प्रश्न पूछे गए थे, उसी प्रकार आज आपसे धर्म सभा पूछ लिए गए हैं। तो इसके भी जितने भी इस तरह के आपके संस्थान है उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रतिदिन एक ना एक। ठीक है, तो राधाकांत देव धर्म सभा की स्थापना किए थे कब? 1830 में। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है सती प्रथा का विरोध भी किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, हॉटमेल के सृजनकर्ता कौन है? देखिए हॉटमेल किनके द्वारा इसको सृजन किया गया था? तो हॉटमेल का सृजन साबिर भाटिया, किसके द्वारा? साबिर भाटिया के द्वारा सन 1966 में, साबिर भाटिया के द्वारा सन 1966 में हॉटमेल का जो सृजन किया गया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, हाथियों का पहला जल अस्पताल कहाँ खोला गया है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, हाथियों का पहला जल अस्पताल जो है मथुरा में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? मथुरा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और वहां पे जो है क्या होगा, इनको पैरों में जितने भी हाथी के बीमारियां है वहां पे उनका इलाज किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसकी प्रतिमा दी जाती है? ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार में वांग देवी यानी सरस्वती माता की प्रतिमा दी जाती है। किस पुरस्कार में? ज्ञानपीठ पुरस्कार में। यह एक साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत सन 1965 में, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया? तो 1965 में, और सबसे पहले जी शंकर कुरूप को। ठीक है, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और अभी जो दिया गया है अकितम नंबूदरी को दिया गया है, और यह 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया है, और वह जो है मलयालम भाषा के लेखक हैं। और वही पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर कौन सी मृदा पाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत की पूर्वी तट पर कौन सी मृदा? एलुवियल मृदा। ठीक है, एलुवियल मृदा जो है कहाँ पूर्वी तट पर पाई जाती है, और भारत के सबसे अधिक हिस्सा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा जो है भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और जलोढ़ मृदा जो है क्या नदियों के अपरदन के द्वारा उसका निर्माण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि फर्स्ट टाइम ईवीएम यानी सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ किया गया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग केरल के चुनाव में। ठीक है, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसका पहली बार प्रयोग कहाँ? केरल के कुछ हिस्सों में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चंद्रयान प्रथम जब लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ध्यान रखेंगे, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। कब? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था। उस समय इसरो के अध्यक्ष थे कौन? माधव नारायण। कौन थे? माधव नारायण। और चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया कब? 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को। और उसका जो है जिस यान से लॉन्च किया गया था जिसका नाम था GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 3। और इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? के सिवान। यानी कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया उस समय इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान। और इसरो की स्थापना जो है आपका 1969 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ? बेंगलोर में है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट का संबंध किससे है? तो पूना पैक्ट का संबंध जो है किससे? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे ही पूना पैक्ट कहा जाता है। और यह समझौता कब हुआ था? तो 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली, किसके लिए? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को जो है उसी के लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ था, और इसी में जो है उनकी सीटों की संख्या को बढ़ाई गई थी। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली में दलित वर्ग की सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से 147 कर दी गई थी, लगभग 18%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डायरेक्ट एक्शन प्लान, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा?
मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, वो भी कब 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। इस दिन कलकत्ता में भारी रक्तपात हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्ट एक्शन प्लान यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है कि मेची रिवर, ठीक है, मेची रिवर किसकी सहायक नदी है? मेची नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, महानदी की। महानदी जो है इसको उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, ठीक। तो मेची नदी जो है किसकी, महानदी की सहायक नदी है। और अभी कोसी मेची परियोजना, ठीक है, कोसी को मेची को कोसी से लिंक करने की परियोजना अभी चल रही है, जिस कारण यह अभी चर्चा में रहा है, जिससे इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक। अगला प्रश्न है कि बारी दोआब जो है किसके बीच का क्षेत्र है? ध्यान रखेंगे, बारी दोआब, दोआब दोस्तों उसे कहते हैं दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि बारी दोआब जो है किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है? तो सही आंसर होगा रावी और ब्यास। रावी और ब्यास के बीच की दोआब को क्या कहता है? बारी दोआब, यानी कि ब से आपका हो जाएगा ब्यास और र से हो जाएगा रावी। उससे भी आप लोग पकड़ सकते हैं कि रावी एवं ब्यास, यानी ब्यास या रावी, बारी दोआब, ठीक है। ऐसे दोआब पूछे तो गंगा यमुना के बीच की भूमि को जो है दोआब कहा जाता है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न, आर्थिक मदद हेतु 0.5% भारत सरकार के द्वारा उपकर लगाया गया है, टैक्स में जो है उपकर लिया गया है 0.5%, तो किसमें? ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, उसी पर जो है 0.5% उपकर लगाने का व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा किया गया था। किसमें? स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा। दोस्तों फिर से बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे।